1971 का तृतीय भारत पाक युद्ध मात्र एक युद्ध नहीं बल्कि अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला था। फिर चाहे 93,000 पाक सैनिकों का आत्मसमर्पण हो या अमेरिका और इंग्लैंड जैसी महाशक्तियों को अपनी कूटनीतिक दक्षता से एक ही स्थान पर रुकने को मजबूर कर देना हो, भारत ने आज़ादी के 24 वर्षों में ही अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। भारतीय शूरवीरता की ये कहानी भारत के शौर्य की 7वें एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। दरअसल 1947 के भारत पाक बंटवारे में भारत तो एक अखंड रूप में उभरा, लेकिन पाकिस्तान दो अलग अलग टुकड़ों में सामने आया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। वो कहते हैं ना कि अहंकार सदैव पतन का कारक होता है, लेकिन बावजूद इसके पाक की दूसरों को तुच्छ समझने की पुरानी आदत न तब नहीं थी न अब। आज़ादी के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान को हीन दृष्टि से देखा जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि सन 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के निवासी मुजीबुर रहमान के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें शपथ ग्रहण करने से ही रोक दिया। पाक सेना के इस भेदभाव वाले रवैये से नाराज मुजीबुर रहमान ने जब अपने एक भाषण के दौरान पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की पेशकश रखी तो बौखलाई पाक सेना ने उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में कैद कर लिया। साथ ही इस गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में जब लोगों ने मुक्ति वाहिनी नामक एक गुट की स्थापना की तो पाक सेना पागल भेड़िए की भांति करीबन 30 लाख लोगों का नरसंहार करने के साथ ही करीबन 4 लाख महिलाओं का बलात्कार जैसे दुष्कृत्य करने से भी नहीं कतराई। इस भीषण अत्याचार की निर्बाध चलती श्रृंखला के चलते करीबन 10 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी पूर्वी पाक से भारत पलायन कर गए। पूर्वी पाक की ऐसी दुर्दशा देखकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को पूर्वी पाक पर हमला कर वहां शांति बहाल करने का आदेश दे दिया। किंतु मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से इस हमले को नवंबर माह तक टालने की प्रार्थना करते हुए ये तर्क दिया कि चूंकि उस समय मार्च का महीना चल रहा था, इसलिए बारिश का मौसम बस आने ही वाला था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में हर साल की तरह इस बार भी भीषण बाढ़ आने वाली ही थी, जिसके चलते भारतीय सेना को हमला करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। साथ ही उस समय चीन तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सूखा होने के चलते मानेकशॉ को इन दोनों सीमाओं पर भी युद्ध की आशंका थी। इस सब से निपटने के लिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी के सामने भारतीय सेना तथा मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में बनी मुक्ति वाहिनी के सदस्यों के संयुक्त प्रशिक्षण का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसे इंदिरा गांधी ने सहर्ष स्वीकार लिया। बस फिर क्या था, जहां एक ओर प्रशिक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया तो वहीं दूसरी ओर युद्ध की नीतियां भी बनने लगी। भारत की रणनीति यह थी कि पश्चिमी पाक सीमा पर जवानों की कम संख्या रखकर पूर्वी पाक सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया जाए, जिससे पाक अपनी पश्चिमी सीमा से उत्साहित होकर भारत पर हमला करके अनजाने में स्वयं ही भारत के पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने को निमंत्रण देते। और ऐसा ही हुआ भी। पश्चिमी सीमा पर कम संख्या में जवानों की मौजूदगी की खबर मिलते ही पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ तथा आगरा हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। साथ ही 4 दिसंबर की रात में पाकिस्तानी सेना की 2800 जवानों की टुकड़ी ने ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में राजस्थान सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया। सनी देओल की बॉर्डर फिल्म इसी लोंगेवाला पोस्ट पर हुए पाकिस्तानी हमले के ऊपर बनाई गई है। हालांकि उस फिल्म में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों की मौत जैसे कई भावविभोर करने वाले दृश्य दिखाए गए हैं, किंतु वे सारे दृश्य केवल दर्शकों की सहानुभूति बटोरने के लिए ही दिखाए गए थे। वास्तव में उस युद्ध में मात्र 2 भारतीय सैनिक ही वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि ये भारतीय पराक्रम की ही देन थी कि उस पोस्ट पर मौजूद मात्र 120 सैनिक ही
पाकिस्तान के 2800 सैनिकों पर भारी पड़ गए, जिसके चलते पाकिस्तान के करीबन 200 सैनिक युद्ध स्थल पर ही मार गिराए गए। दरअसल उस समय लोंगेवाला पोस्ट पर मौजूद भारतीय सेना के पास केवल 3 टैंक रोधी माइंस और एक एंटी टैंक M40 रिक्वायरलेस राइफल ही मौजूद थे। इसके बावजूद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बिना घबराए इस युद्ध को जीतने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। दरअसल उस समय भारत की वायुसेना में केवल हंटर विमान शामिल थे, जो दिन में तो अत्यंत कारगर थे, किंतु रात के अंधेरे में उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। इसलिए मेजर कुलदीप के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी भी तरह पाकिस्तानी सेना को सीमा पर ही सुबह 5 बजे तक रोक रखना थी। अपनी योजना के मुताबिक उन्होंने पाक सेना के आने के रास्ते में सबसे आगे की ओर तो वो असली 3 माइंस पिछवा दी, लेकिन उसके पीछे की कतार में केवल ईंट पत्थरों से भरी टिफिन रखवा दी। फलस्वरूप जब तारिक मीर अपने 2800 जवानों तथा 40 टैंकों की फौज के साथ वहां पहुंचा, तो शुरुआत में बिछी 3 माइनों के चलते उनके 3 टैंक तबाह हो गए। इस अचानक हुई तबाही से डरे सहमे ब्रिगेडियर तारिक मीर ने अपने इंजीनियरों को बाकी बची माइनों को निकालने का आदेश दे दिया। अब ये मेजर कुलदीप सिंह की बुद्धिमानी कहिए या पाकिस्तानी इंजीनियरों की बेवकूफ़ी कि सुबह के 3 बजे तक उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो जिसे माइन समझकर जमीन से निकाल रहे थे वो दरअसल ईंट पत्थरों की टिफिन थी। इसके बाद जब पाकिस्तानी फौज को भारत की चालाकी का पता चला तो गुस्से से झल्लाई पाकिस्तानी फौज ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी और जवाब में मेजर कुलदीप ने हमारी सेना को ऐसे तैनात कर दिया कि सुबह 5 बजे जब तक हमारी वायुसेना वहां सहायतार्थ पहुंचती तब तक हमारे 120 जवानों ने पाकिस्तान के 6 टैंक तथा करीबन 200 सैनिकों को मार गिराया था। और फिर जब हमारी वायुसेना वहां पहुंची तो उसने पाकिस्तानी सेना के करीबन 30 टैंकों को नेस्तनाबूद करके इस युद्ध को अपने नाम कर लिया। इसके बाद फिर 5 दिसंबर को सारी रही सही कसर भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर भीषण तबाही मचाकर पूरी कर दी। दूसरी ओर पूर्वी पाक यानी आज के बांग्लादेश में मुक्तिवाहिनी भारतीय थल सेना और वायुसेना की सहायता से पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मार रही थी। साथ ही भारत के INS विक्रांत नामक एक विमान वाहक जंगी जहाज ने भी पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले सारे जहाजों को नष्ट कर दिया था। तब INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका निर्मित PNS गाजी नामक सबमरीन को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। दरअसल उस वक्त PNS गाजी को नष्ट करने की क्षमता केवल INS राजपूत में ही थी, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि इंजन की खराबी के चलते INS राजपूत की विशाखापत्तनम में मरम्मत की जा रही थी। अब हमारी नौसेना के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अब PNS गाजी को पूर्वी पाकिस्तान की बजाय विशाखापत्तनम कैसे बुलाया जाए, क्योंकि यदि INS राजपूत PNS गाजी को नहीं मारता तो PNS गाजी INS विक्रांत को नष्ट कर देता और इंजन की खराबी के चलते INS राजपूत पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंच भी नहीं सकता था। इसलिए PNS गाजी को विशाखापत्तनम पे ही रोककर नष्ट करने के सिवाय अन्य कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए नौसेना के अफसरों ने विशाखापत्तनम के मछुआरों के बीच INS विक्रांत के वहां आने की झूठी अफवाह फैला दी, जिससे वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूसों ने पाकिस्तान तक INS विक्रांत के विशाखापत्तनम पहुंचने की खबर पहुंचा दी। इसके चलते पाकिस्तान ने PNS गाजी को विशाखापत्तनम की ओर मोड़ दिया। बस फिर क्या था, एक क्षण PNS गाजी वहां पहुंचा और दूसरे ही पल INS राजपूत ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया। अपनी ऐसी बुरी तरह होती हार के कारण पाक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाना तो चाहा, किंतु उस समय भारत के सबसे बड़े मित्र के रूप में उभरे रूस ने वीटो लगाकर उस प्रस्ताव को पारित होने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद पाक ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए अमेरिका और इंग्लैंड से मदद की गुहार लगा दी। इसके फलस्वरूप अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा तथा इंग्लैंड ने HMS ईगल नामक एक जंगी जहाज पाकिस्तान की सहायता हेतु भेज दिया और इधर भारत ने भी रूस से सैन्य सहायता मांगी, जिसके चलते रूस ने एडमायरल व्लादिमीर क्रूगल्याकोव के नेतृत्व में क्रूजर और डिस्ट्रॉयर श्रेणी के जहाजों को 2 टुकड़ियों के साथ साथ 2 सबमरीनें भी भेज दी। इसका नतीजा ये रहा कि अत्यंत घातक उपकरणों से लैस होने के बावजूद भी अमेरिका और इंग्लैंड को ढाका से करीबन 1700 किलोमीटर की दूरी पर ही रुकना पड़ गया।
भारत की इस कूटनीतिक दक्षता से घबराकर पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर अपने 93,000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह पूर्वी पाकिस्तान बना बांग्लादेश और मुजीबुर रहमान बने वहां के पहले प्रधानमंत्री।